Hello students, welcome to Spark EduCop. My name is Pulkit Mahajan, your English mentor. आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो नॉर्मल टॉपिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा हटके है और आजकल जो नया पैटर्न एग्जाम में आ रहा है उससे रिलेटेड है। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए इस लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। नॉर्मल जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं, नेहा राइट्स, ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक सी बात है। ठीक है, कभी आपने यह भी सुना है कि इंटेरोगेटिव फॉर्म आने पे हम क्या करते हैं, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। इस सेंटेंस में अगर हम देख रहे हैं तो यह आपका सब्जेक्ट है, यह आपकी वर्ब है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम करते क्या हैं, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को, बेसिकली ये वाली जो वर्ब होती है सब्जेक्ट से पहले रखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली होती है वो। इसको देखिएगा, अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाता हूं तो कैसे बनाऊंगा, डज नेहा राइट। ठीक है, आपके सामने सेंटेंस क्या है, डज नेहा राइट। अब एक चीज समझिएगा, बड़ी अजीब चीज है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। अब इस चीज को समझना जरूरी है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है कि सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है? नहीं, आपने पढ़ा हुआ ये चीज और बहुत कॉमन है। फुल स्टॉप लगने पे भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, जैसे कि बेसिक सा सेंटेंस है। एक चीज को देखिएगा, अगर मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं, देयर इज अ बॉय, अगर मैं इस सेंटेंस को लिख रहा हूं देयर इज अ बॉय, और यही मैं अगर चेंज करके ऐसे लिख रहा हूं, देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं देयर आर बॉयज। अब इस चीज में देखिए, आप खुद बताएं कि इस वाले सेंटेंसेस में, इन ये जो दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे, इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है? क्या ये है सब्जेक्ट? अगर यही सब्जेक्ट होता तो वर्ब तो दोनों जगह सेम आनी चाहिए, नहीं ना, क्योंकि यहां पे ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, आगे रखा हुआ है, तभी इस सब्जेक्ट को देखते हुए ये वर्ब इस सब्जेक्ट ने इस वर्ब ने इस सब्जेक्ट को देखा, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हुई। ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब भी अपने सब्जेक्ट को देख के प्लूरल हुई। ये भी तो यही चीज है कि आपने सब्जेक्ट से पहले वर्ब रखा है। जब कभी भी आप सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और आज का टॉपिक इन्वर्जन के ऊपर आधारित है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। एग्जाम में इन्वर्जन जो है कंजंक्शन के चैप्टर में भी आता है। तो आज हम कंजंक्शन और इन्वर्जन दोनों ही चीजें पढ़ेंगे। जब हम कंजंक्शन में इन्वर्जन लगाते हैं तो उसका यूज कैसे होता है, आगे देखते हैं। जैसे कि आपके सामने ये एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हार्डली कम्स हियर। अब एक बात समझिएगा, आप ऐसे लिखते थे, सब्जेक्ट होता था, मेन वर्ब होता था और ऑब्जेक्ट होता था। ये सिंपल सा सेंटेंस है और कुछ नहीं। इसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था तो याद करें आप क्या यूज करते थे, डू, डज और डिड। याद हो तो हम क्या यूज करते थे, डू, डज या डिड। सिर्फ मेन वर्ब होने के कारण हमारे पास अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो डू, डज या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यही करते थे हम, यही करते थे। और अगर इन केस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है, इस केस में हम क्या करते थे, हमारे पास जब हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो हम डू, डज, डिड इस्तेमाल नहीं करते थे। हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगाते थे। तो ये हेल्पिंग वर्ब आया, ये सब्जेक्ट आया और फिर ये मेन वर्ब आया।
हम यही करते थे। आइएगा देखिए, ही हार्डली कम्स हियर, ये सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं सेंटेंस को एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या करेंगे? यहां पे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो मैं कौन सी वर्ब यूज करता था? डू, डज और डिड। सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है और ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, और अगर ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है तो मुझे कौन सा यूज करना होगा? डज। इधर देखिएगा क्या करा हमने, डज ही हार्डली कम हियर। आपका कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आगे देखिएगा, अगर इन केस, ये चीज है जो आपको सीखने की है, अगर इन केस किसी सब्जेक्ट से पहले एक नेगेटिव वर्ड को रख दिया जाए। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड होता है, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। अगर ये एक नेगेटिव वर्ड को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाए तो आपको उसमें उल्टा लिखना पड़ेगा। मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी पड़ेगी, फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और फिर मेन वर्ब। चेंज कर देना होगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। जैसे आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लिख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख रहे हैं और फिर मेन वर्ब लिख रहे हैं, वही चीज आपको करनी पड़ेगी। रूल क्या है? अगर हम सेंटेंस से पहले एक नेगेटिव वर्ड को रखें, जो कि मैंने आपके सामने रखा है। अब नेगेटिव वर्ड्स देखिए बहुत सारे हैं, उन नेगेटिव वर्ड्स के लिए आपको लिखना होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिएगा, ये हैं गिने चुने नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है? ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, और एक बात याद रखिएगा, आप अपने दिमाग में ये चीज डाल के रखिएगा, अगर कोई नेगेटिव वर्ड को एक सब्जेक्ट और वर्ब से पहले रखा होगा तो हमें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें इसको सीधे तरीके से नहीं लिखना होगा, हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और फिर मेन वर्ब लिखना पड़ेगा। इतनी सी बात है। आगे देखते हैं। अब सेंटेंस क्या है? ही हार्डली रीड्स एनी बुक। अभी ये एक जो नेगेटिव वर्ड है ये सेंटेंस के बीच में आया है। अगर बीच में आया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस देखिएगा, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग एक नेगेटिव वर्ड से हुई है, ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड होने पे क्या होगा? आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा। अब ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, आपके पास हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमें कौन सी वर्ब्स यूज करनी थी? डू वर्ब्स। और डू वर्ब्स जो यूज होंगी वो सब्जेक्ट के नंबर और टेंस को देख के यूज होंगी। ये प्रेजेंट टेंस में है तो दैट मींस डू या डज में से आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। हमने क्या करा? डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, और फिर मेन वर्ब लिखा। हमने उल्टा करके लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिएगा, ही नेवर कॉल्स मी। इसमें भी आप देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है और नेगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। लेकिन अब अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे देखेंगे तो नेगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आया है, और अगर नेगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आया है तो मुझे क्या करना था? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना था और फिर मेन वर्ब लिखना था। ऊपर वाले सेंटेंस में अगर हम देख रहे थे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और अगर इन केस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हम कौन सी वर्ब यूज कर रहे थे? डू वर्ब्स। और डू वर्ब्स का मतलब डू, डज और डिड। इस सब्जेक्ट को देखते चलेंगे और ये प्रेजेंट टेंस में है तो हम क्या लगाएंगे? डज। और डू, डज और डिड के बाद में वर्ब का बेस फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ही नोज लिटिल अबाउट मी। सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड बीच में आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे चेंज कर दूं और सेंटेंस की स्टार्टिंग एक नेगेटिव वर्ड से कर दूं तो नेगेटिव वर्ड से स्टार्टिंग करने पे मुझे क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा। अब एक चीज देखिएगा, हमारे पास इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास तो हम कौन सी यूज कर रहे थे? डू वर्ब्स।
ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस में है, दैट मीन्स डज आएगा। डज आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले लिखा सब्जेक्ट के और फिर मेन वर्ब लिखा, जो कि हम यहां भी कर रहे थे, यहीं से हमने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे का सेंटेंस देखते हैं दोनों। देखिए ही रेयरली गोज देयर, इस समय ये अकेला वर्ब आया हुआ है, दैट मीन्स ये मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, डू वर्ब्स इस्तेमाल करते थे। आगे देखिएगा, सेंटेंस एक नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है और नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होने पे मुझे क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ेगा। तो इधर मैंने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखा और ये बाद में एक मेन वर्ब रखा। अब इधर आप बोले डज क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में और सब्जेक्ट सिंगुलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेंटेंस आपके सामने ही है, ही बेयरली हैज एनी मनी। थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, एक बात समझिए, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा एक बात को, अगर आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है और ये जो होंगी ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब के फॉर्मेशन में भी आती हैं और ये मेन वर्ब के फॉर्मेशन में भी आती हैं, लेकिन एक बात समझिएगा, जब ये मेन वर्ब बन के आएंगी तो ये हमेशा अकेली आती हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब बन के आई होंगी तो एक बात समझिएगा, अपने बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आ रही होंगी, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएंगी। अब इस सेंटेंस में आप खुद ही जजमेंट लगाइए, ये वर्ब अकेली आई हुई है, एनी कोई वर्ब तो नहीं है। अगर ये अकेली आई हुई है तो इस समय ये क्या है, मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब ना होने पे मुझे कौन सी वर्ब्स यूज करनी थी, डू वर्ब्स। हैज हम सबको पता है ये प्रेजेंट दिखा रहा है और ये बता रहा है कि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब इस सेंटेंस को देखिए, अगर मैं नेगेटिव वर्ड को सेंटेंस से पहले लिख दूं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, डज पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर आपको मालूम है डू, डज और डिड अपने बारे में क्या लेते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म। हैज तो निकाली जाती है, बेस फॉर्म क्या है, हैव, तो यहां पे हैव आ गया। आई होप आपको यह क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। देखें, अब आपके सामने है ही नेवर डज हिज वर्क ऑन टाइम। अब एक बात सोचिए, इधर ये अकेला आया हुआ है, अगर अकेली आई होती है वर्ब तो वो क्या होती है, मेन वर्ब। इस बार मेन वर्ब ये बन के आई हुई है। एक बात समझिएगा, डू, डिड, डन। जैसे आप हैव में एक सिंगुलर फॉर्म हैज निकालते हैं, ऐसे ही डू में भी एक सिंगुलर फॉर्म होती है डज। ठीक है, एक बात समझिए, ही नेवर डज हिज वर्क ऑन टाइम। इस समय ये मेन वर्ब है, आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अकेला आया हुआ है, मेन वर्ब है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड को पहले लिख रहा था तो मुझे क्या करना पड़ता था, हेल्पिंग वर्ब को पहले निकालना पड़ेगा। ये मेन वर्ब है, अभी इससे हमें लेन देना नहीं है, हमें बस ये समझना है ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करते थे, हम डू, डज या डिड लगाते थे। इसको देखने पे एक बात क्लियर है, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, और ये बता रहा है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो इसकी वजह से मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्मेशन में क्या जाएगा, डज जाएगा, और डज जाने पे सब्जेक्ट लगाने के बाद डू, डज, डिड क्या यूज करते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म। और इसका बेस फॉर्म क्या आएगा, डज का बेस फॉर्म क्या है, डू, हैज का बेस फॉर्म क्या है, हैव, और इसी वजह से यहां पे ये डू आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोई नई बातें नहीं है, देखिए हम सब जानते हैं, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बट आपको इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी समझनी पड़ती है,
क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिएगा, ही हैज हार्डली कंप्लीटेड हिज वर्क। मैंने आपको क्या बताया था, हैज, हैव, हैड जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। जब कभी भी ये मेन वर्ब बन के आएगा तो वो अकेला आएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा तो साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आया होगा। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, ही हैज हार्डली कंप्लीटेड हिज वर्क, तो इधर हैज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि अपने बाद में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लेके बैठा है, दैट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में इस नेगेटिव वर्ड से करता हूं तो हमें अलग तरीके से लिखना होगा। हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हमें यहां पे डू, डज और डिड इस्तेमाल नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है, ठीक है। तो इस सेक्शन में हमें क्या करना होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो मेन वर्ब है, इसमें हमें क्या करना होगा, उल्टा लिखना होगा। हेल्पिंग वर्ब को पहले पहुंचा दो, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, हैज ही कंप्लीटेड, बन गया। जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो उसको यूज करो, नहीं है तो डू, डज और डिड को इस्तेमाल करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ही हैज हार्डली स्पोकन एनी इंग्लिश वर्ड इन हिज स्पीच। अब एक बात समझिएगा, आपके सामने क्या है, सेंटेंस के बीच में है, ठीक है। ये इस समय अगेन हेल्पिंग वर्ब बन के बैठा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अपने बाद में ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लेके आया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इन केस में नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट करूंगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, अवेलेबल हेल्पिंग वर्ब है जब हमारे पास, तो इसमें डू, डज और डिड इस्तेमाल नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब को स्ट्रेट अवे सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और फिर मेन वर्ब रहने देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखिएगा, ही नेवर लाइज टू मी। अब देखिएगा, ये इधर मेन वर्ब है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हम कौन सी वर्ब यूज करते थे, डू, डज और डिड। आगे देखेंगे, अगर इन केस मैं सेंटेंस की स्टार्टिंग एक नेगेटिव वर्ड से करूंगा, ये सेंटेंस को देखने पे क्लियर है ये प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है, और जब ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में यूज हुआ है और सिंगुलर आया है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, डज, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्मेशन में। और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद ये सब्जेक्ट लगाएंगे और इसकी क्या लगाएंगे, बेस फॉर्म। यहां ये आपका इन्वर्जन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, ही बेयरली हैड एनी मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब एक बात समझिएगा, अगर मैं लिख रहा था हैव, दूसरी फॉर्मेशन क्या थी, हैड, तीसरी फॉर्म क्या है, हैड। अब एक बात समझिएगा, इसमें क्या हुआ है, ये वाला हैड क्या है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जरा इसको पहचानिएगा, ही बेयरली हैड एनी मनी, ये अकेला आया है और साथ में कोई नहीं आया, दैट मीन्स ये क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वो भी मेन वर्ब बन के आया है कि नहीं है। ये मेन वर्ब तो बन के आया है मगर ये सेकंड फॉर्म का है। अब दिक्कत है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो आपको क्या यूज करनी है, डू वर्ब्स। अब आप खुद सोचें, ये हैड क्या दिखा रहा है, सेकंड फॉर्म दिखा रहा है, और जब ये हैड सेकंड फॉर्म दिखा रहा है तो एक चीज तो क्लियर है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्मेशन में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, डिड यूज करने का, क्योंकि ये हैड क्या दिखा रहा है, सेकंड फॉर्म। तो इसके लिए मैंने डिड लगाया हेल्पिंग वर्ब के फॉर्मेशन में, और डू, डज और डिड हमेशा क्या यूज करते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म। इसलिए ये हैड की वजह से क्या आएगा, हैव एक मेन वर्ब के रूप में आएगा। आई होप इसको आप समझ पाए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा सेंटेंस, दे बेयरली डिड देयर वर्क। अब एक बात समझिएगा, इधर ये अकेला आया हुआ है, दैट मीन्स ये एक मेन वर्ब है, ठीक है।
इस समय आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी, ये क्या दिखा रहा है, पास्ट दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। और जब कभी भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी तो हमें क्या यूज करना पड़ता था, डू, डज या डिड। ये अकेला आया हुआ है, ये क्या दिखा रहा है, पास्ट दिखा रहा है। तो नेगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस से पहले आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करिए क्योंकि ये पास्ट शो कर रहा है। तो डिड, दे, अब इसकी बेस फॉर्म, क्यों, क्योंकि डू, डज और डिड अपने बारे में क्या लेते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म। तो डिड का क्या बेस फॉर्म आएगा, डू। ये बहुत सिंपल है, देखिए ये बहुत ज्यादा सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखिए, मेन वर्ब को बाद में रहने दीजिए, काम बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू, डज और डिड इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है तो उसी को यूज करेंगे, इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। चलिए इसके और भी ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, उनको भी देखते हैं। ये कंजंक्शंस हैं, ये कंजंक्शंस हैं। अब एक बात समझिएगा, ये जो आपको सब्जेक्ट और वर्ब में जो चेंजेस करने पड़ते हैं, तो इस चीज को देखें। अगर ये मैंने आपको अभी क्या बताया, हार्डली स्कार्सली क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। इसके पीछे अगर सब्जेक्ट और वर्ब रखा होगा, बहुत ध्यान से, अगर हार्डली स्कार्सली के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब रखा होगा और व्हेन एक कंजंक्शन है, इसके बाद में अगर सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा। ये नॉर्मल क्यों आएगा, क्योंकि ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये तो एक पॉजिटिव वर्ड है। अब ये एक पॉजिटिव वर्ड है तो इसके पीछे तो कोई चेंजेस नहीं करने की जरूरत। लेकिन हार्डली स्कार्सली अभी आपको बताया, ये क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स। अब अगर ये नेगेटिव वर्ड्स हैं तो यहां पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा और फिर मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, नो सूनर। नो, नो क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। अगर नेगेटिव वर्ड है तो इसके बाद जो सब्जेक्ट और वर्ब जो आएगा वो कैसा आएगा, नॉर्मल फॉर्मेशन में नहीं आएगा। इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा और फिर मेन वर्ब लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैन के केस में क्या करना पड़ता है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, जैसे ये है, इसके पीछे सब्जेक्ट और वर्ब नॉर्मल ही आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नाइदर की बात करूं, नाइदर क्या है, एक नेगेटिव वर्ड, इसके पीछे जो सब्जेक्ट और वर्ब आएगा इसको भी हमें नॉर्मल फॉर्मेशन में नहीं लिख सकते हैं। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और फिर मेन वर्ब लिखना है। मगर आप इधर देखें, नॉर क्या है, नॉर भी तो एक नेगेटिव वर्ड है। इसके पीछे सब्जेक्ट लिखेंगे और अगर वर्ब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर मेन वर्ब लिखेंगे। आगे देखिए, नॉट ओनली, ये भी नेगेटिव है, नॉट मेंशन है, तो सब्जेक्ट और वर्ब जो होगा इसको भी चेंज करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर मेन वर्ब लिखेंगे। लेकिन बट ऑल्सो नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही रहने देंगे, नॉर्मल रहने देंगे। अब इन पार्ट्स को हम जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, हार्डली ही एट एनीथिंग व्हेन हिज फादर कॉल्ड हिम। अब देखिए, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन एक पॉजिटिव वर्ड है, व्हेन एक पॉजिटिव वर्ड है, इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब आया है। लेकिन इसके नेगेटिव होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा। मगर ये पॉजिटिव है तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं, इधर तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें नेगेटिव हो जाने की वजह से मुझे यहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे। अब गौर करें, हेल्पिंग वर्ब आपको दिया है, नहीं दिया है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो मुझे कौन सी वर्ब यूज करनी थी, डू, डज और डिड। ये पास्ट टेंस शो कर रहा है, और पास्ट टेंस शो करने का मतलब क्या है, हमें डिड पहले लगाना होगा। ठीक है,
और क्या लिखेंगे, डिड ही। याद रखें, डू, डज और डिड अपने बाद में क्या लेता है, वर्ब का बेस फॉर्म। डिड ही ईट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, नो सूनर ही सॉ मी देन ही रैन अवे। अब एक बात देखें, नो सूनर भी क्या है, नेगेटिव है, और ये अगर नेगेटिव है तो इसके बाद का सब्जेक्ट और वर्ब नॉर्मल फॉर्मेशन में तो आएगा नहीं। और आगे देखें, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अब पॉजिटिव वर्ड में है तो इसका सब्जेक्ट और वर्ब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव हो जाने की वजह से ये हटेगा। अब इस वर्ब को गौर करें, ये पास्ट टेंस शो कर रहा है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हम क्या यूज करते हैं, डू, डज और डिड। ये सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, डिड। और डिड ही, डू, डज, डिड के बाद में याद रखिएगा बाद में क्या आता है, वर्ब का बेस फॉर्म। सॉ का बेस फॉर्म क्या होता है, सी। तो सेंटेंस क्या बन गया, डिड ही सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा। नाइदर ही टेक्स ब्राइब नॉर ही लेट्स एनीवन टेक इट। ठीक है, अब देखिए, नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है, नॉर भी एक नेगेटिव वर्ड है, और जब ये दोनों के दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं तो इसके बाद में जब कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, इन दोनों को हमें कैसे लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना पड़ेगा। ये वाला सेक्शन गलत हो गया। इस चीज को देखिएगा, ही के संग क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और ये मेन वर्ब क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी तो हम क्या यूज करते थे, डू, डज। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज ही, और डू, डज, डिड अपने आप में क्या लेते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म। डज ही टेक। आगे बढ़ते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है, सब्जेक्ट और वर्ब भी कैसे आएगा, उल्टा आएगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमें क्या यूज करना है, डू, डज और डिड। ये प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट क्या शो कर रहा है, सिंगुलर है वो, तो क्या लगाएंगे, डज ही लेट। इधर हमें दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा, रीजन दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, नॉट ओनली क्या आ गया, नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव आ गया तो इसके बाद में जो सब्जेक्ट और वर्ब है ये क्या है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है, तो सिंपल सिंपल हमें क्या करना है, ये पास्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हमें यूज कौन सी करनी थी, डिड। तो हमें क्या यूज करेंगे, डिड ही, डू, डज, डिड अपने बाद में क्या लेते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म। डिड ही स्कोल्ड। आगे बट ऑल्सो एक पॉजिटिव वर्ड है तो पीछे एज इट इज ही रहेगा, पीछे कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें, नॉट ओनली ही प्लेस क्रिकेट बट ऑल्सो ही प्लेस फुटबॉल। ठीक है, प्लेस फुटबॉल। अब एक चीज देखेंगे, प्लेस फुटबॉल। ठीक है, आगे देखिएगा, ये एक नेगेटिव वर्ड है। अब इसके नेगेटिव हो जाने की वजह से सब्जेक्ट और वर्ब में जो होगा वो चेंजेस आएंगे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ना होने पे हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है, डू, डज और डिड। ये वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट टेंस में, और इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। दैट मीन्स हम क्या यूज करेंगे, डज। डज ही प्ले। क्यों, डू, डज और डिड के बाद में हमें क्या लगाना होता था, वर्ब का बेस फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, बट ऑल्सो एक पॉजिटिव वर्ड है, और बट ऑल्सो अगर एक पॉजिटिव वर्ड है तो इसके बाद में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इधर ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हार्डली ही एंटर्ड द मॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेन। अब देखिए हार्डली क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। अब हार्डली अगर नेगेटिव वर्ड है तो इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब कैसा आएगा, इन्वर्जन में आएगा। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो मुझे क्या यूज करना है, डू, डज और डिड। ये सेकेंड फॉर्म है तो मुझे क्या यूज करना है, डिड। अब डिड के बाद क्या लगेगा, डू, डज और डिड अपने बारे में क्या लेते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म। इसे हम क्या लिखेंगे, डिड ही एंटर। यहां पे डन हो गया। आगे व्हेन एक पॉजिटिव वर्ड है, इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब में कोई छेड़खानी नहीं, ये बिल्कुल 101% सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नो सूनर ही हर्ड द फुटस्टेप्स ऑफ हिज फादर देन ही स्टार्टेड स्टडिंग। अब एक बात समझिए, नो सूनर क्या था, नेगेटिव वर्ड था, तो दैट मीन्स इसके बाद में जो सब्जेक्ट और है और वर्ब है कैसे आने हैं, उल्टा आना है, इन्वर्टेड फॉर्म में आना है। लेकिन यहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होने की वजह से हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डू, डज और डिड। हर्ड क्या है, सेकेंड फॉर्मेशन में, तो क्या लिखेंगे, डिड ही हेयर। ठीक है। आगे बात करते हैं, देन एक पॉजिटिव वर्ड है तो पीछे कोई भी चेंज नहीं करने की जरूरत, पीछे बिल्कुल सही है, इधर ही एरर है। आगे देखें, नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है और इधर हम देख सकते हैं नॉर भी एक नेगेटिव वर्ड है। अब दोनों के बाद अगर सब्जेक्ट और वर्ब है वो कैसे आएंगे, इन्वर्जन में आएंगे। यही अकेली वर्ब आई है और कोई वर्ब नहीं है। ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। अब एक चीज देखिएगा, यहां पे वॉज जो होता है, वॉज जो है वो अकेला अपने आप में हेल्पिंग वर्ब ही होता है, इधर ये हेल्पिंग वर्ब ही है। इसमें डू, डज और डिड नहीं इस्तेमाल करना है। मैंने क्या बोला, डू, डज और डिड नहीं इस्तेमाल करना है। जब बी फॉर्म दे रखी हो तो डू, डज और डिड इस्तेमाल नहीं करना है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट अवे उल्टा कर देंगे, वॉज द कल्प्रिट, स्ट्रेट अवे कर देंगे, वॉज द कल्प्रिट। मगर आगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ना कोई बी फॉर्म है, इस समय ये मेन वर्ब है, तो दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, डू, डज, डिड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये पास्ट टेंस में है तो क्या यूज करेंगे हम, डिड ही टेल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, देखिए, नॉट ओनली ही हेल्प्स द पुअर विद हिज मनी बट ऑल्सो ही प्रोवाइड्स जॉब्स। ठीक है, नॉट ओनली क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड होने की वजह से क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब कैसे आएंगे, उल्टे आएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले देखना पड़ेगा। इधर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये प्रेजेंट टेंस में है तो क्या लगाएंगे, डज ही हेल्प। आगे देखेंगे, बट ऑल्सो एक पॉजिटिव वर्ड है, बाद में हमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। इधर ये 101% सही हो गया। अब एक बात समझिए, मैं इस पूरी लेक्चर को एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज करता हूं। एक बात समझिए, अगर मैं एक नेगेटिव वर्ड एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस से आगे इस्तेमाल करूंगा तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मैं नॉर्मल नहीं लिख सकता। नेगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में होने की वजह से मुझे हेल्पिंग वर्ब निकालना पड़ेगा, सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ेगा। इन केस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी तो डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते थे। इन केस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती थी तो हम उसका इस्तेमाल करते थे। सिंपल है ये कॉन्सेप्ट।
ठीक है, आप इस लेक्चर के ऊपर जितना आपको समझ में आया है इसको देखें। अगर इनकेस कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करना ना भूलें। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। ये जो हमने टॉपिक करा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे। आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इसमें एक भी गलती नहीं करेंगे।